हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साजिद अली बुखारी और इस चैनल का नाम है द पॉलिटिकल मैन। तो आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रीडम एज ए पॉलिटिकल आइडिया। तो पॉलिटिकल थ्योरी में फ्रीडम एज एन आइडिया को दो तरीके से समझा जा सकता है। जो पहला तरीका है उसको हम कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी। अब नेगेटिव लिबर्टी का ये मतलब है कि इंडिविजुअल जो है वो बिल्कुल रैशनल है, तो सोसाइटी उस इंडिविजुअल के जीने के तरीके में इंटरफेयर नहीं कर सकती। वो इंडिविजुअल जो मर्जी पहने, वो जो मर्जी करे, सोसाइटी उसके रहन सहन में, उसके जीने के तरीके में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं कर सकती। और दूसरी बात यह है कि इंडिविजुअल जब कोई भी थॉट लाएगा, नया थॉट सोसाइटी में, और उसको एक्सप्रेस करेगा, तो सोसाइटी उसको ये कह उसके थॉट को ये कह के सप्रेस नहीं कर सकती कि उसका जो थॉट है वो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज के खिलाफ है या हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज के तरह का नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब गैलीलियो के टाइम पे चर्च ये कहती थी कि अर्थ सेंटर में है और सन उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो गैलीलियो ने साइंटिफिक एविडेंस के साथ ये प्रूव किया कि सन सेंटर में है और अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। तो चर्च ने गैलीलियो को पर्सिक्यूट कर दिया ये कह के कि गैलीलियो की जो नॉलेज है वो हमारी जो थॉट है वो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज के खिलाफ है। तो आज के टाइम पे बहुत सारी सोसाइटीज़ बहुत हद तक ये मानती हैं, अगर कोई भी नया थॉट एक इंडिविजुअल एक्सप्रेस करना चाहता है, जो थॉट सोसाइटी के लिए प्रोग्रेसिव है, जो एविडेंस बेस्ड है, तो सोसाइटी जो है उसके उस थॉट को सप्रेस नहीं कर सकती। किसी भी सोसाइटी में इस तरह के कंस्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए कि वो इंडिविजुअल के रीज़न करने की पावर को कम करें। जो सोसाइटी होनी चाहिए वो इस तरह से मोल्डेड होनी चाहिए कि इंडिविजुअल अपने रीज़न को ज़्यादा से ज़्यादा शार्प कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग के थ्रू अपनी पर्सनालिटी को उभार पाए। तो सोसाइटी इंटरफेयर नहीं करेगी एक इंडिविजुअल के रैशनल डेवलपमेंट में। कोई भी सोसाइटी किसी भी इंडिविजुअल को इनोवेटिव होने से नहीं रोक सकती। बट इस तरह की फ्रीडम की समझ में एक प्रॉब्लम आ गई। जब इसको इंडिविजुअल्स अपने एक्सट्रीम एंड्स तक ले गए, तो उन्होंने ये कहा कि हम चाहे शराब पिएं, चाहे हम जो भी करें, जब तक हम आपको हार्म नहीं कर रहे हैं तब तक आप हमारे वे ऑफ लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकते। चाहे जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन सोसाइटी कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकती हमारी उस रहन सहन के तरीके में, जब तक हम सोसाइटी के इंडिविजुअल्स, बाकी इंडिविजुअल्स के लिए कोई हार्म क्रिएट ना करें। तो हमने ग्रेजुअली इस फ्रीडम की इस समझ को काउंटर किया ये कह के कि फ्रीडम एक सोसाइटी में इंडिविजुअल्स को तभी मिलेगा, उतना ही मिलेगा जो इंडिविजुअल्स को और ज़्यादा सिविलाइज्ड बनाए। हम इस तरह का फ्रीडम नहीं दे सकते किसी भी इंडिविजुअल को जिससे वो और ज़्यादा उसके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट्स भड़कें। तो हम उतना ही फ्रीडम देंगे जिस तरह के फ्रीडम में, जितने फ्रीडम में एक इंडिविजुअल ज़्यादा सिविलाइज्ड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आज कोई भी इंडिविजुअल ये नहीं कह सकता कि मैं एजुकेशन नहीं लेना चाहता। आज सोसाइटी ने इंडियन स्टेट की अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं, तो इंडियन स्टेट ने 6 से लेकर 14 साल तक एजुकेशन हर बच्चे के लिए कंपलसरी की है। अब कोई भी इंडिविजुअल ये नहीं कह सकता स्टेट के आगे कि आप मेरी वे ऑफ लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, मैं पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन आप मुझे फिर भी एजुकेशन दे रहे हैं। तो हमने आज इस तरह के फ्रीडम को मान लिया है कि सोसाइटी आपको फ्रीडम देगी, लेकिन उतना फ्रीडम देगी और उस तरह का फ्रीडम देगी जिससे आप और ज़्यादा डे बाय डे सिविलाइज्ड हो जाएं, और ज़्यादा आप प्रोग्रेसिव हो जाए, जिससे सोसाइटी की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी आपकी लाइफ में इंटरफेयर अगर करेगी तो आपकी हेल्प नहीं करेगी किसी भी तरीके से, खाली आपको एक तरह की ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर देगी। जैसे मान लीजिए अगर आपको सोसाइटी ये कहती है हम आपको एजुकेशन देंगे, तो सोसाइटी आपको वो एजुकेशन फ्री में दे रही है, आपको वो मटेरियल नीड्स प्रोवाइड भी कर रही है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सिविलाइज्ड हो पाएं। तो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ये कहता है कि सोसाइटी आपके रहन सहन के तरीके में इस हद तक इंटरफेयर करेगी कि आप ज़्यादा सिविलाइज्ड हो जाएं, और वो सारे एवेन्यूज़ भी आपको प्रोवाइड करेगी अपने खर्चे से, अपने रिसोर्सेज से, जिससे आप जो है वो डे बाय डे और प्रोग्रेसिव होते जाए। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी सोसाइटी में कंस्ट्रेंट्स की ज़रूरत ही क्या है। अब मान लीजिए, इसको ऐसे देखते हैं कि एक सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स हैं। अब हर इंडिविजुअल की अलग समझ है। अब जब तक ये इंडिविजुअल सोसाइटी में डेलिब्रेशन कर रहे हैं, डिबेट के थ्रू कंक्लूजन्स तक आ रहे हैं, तब तक तो ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि एट टाइम्स एक ग्रुप या एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी दूसरे सेक्शन के ऊपर दबाव के थ्रू अपना थॉट इम्पोज करने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है
कि डेलिब्रेशन की जगह वायलेंस उभर के आ जाता है। तो सोसाइटी ने ये तय किया है कि हम आपकी लाइफ में कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे, और इस तरह के कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे कि आपकी डेलिब्रेशन, आपकी डिबेट जो है वो वायलेंस की शेप ना ले ले। आपका जो थॉट है वो इस तरह का ना हो कि वो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के खिलाफ हेट्रेड प्रमोट करे। आपका थॉट इस तरह का ना हो कि वो सोसाइटी में एनिमिटी फैलाए। तो अगर इस तरह के आपके थॉट्स हैं तो डेफिनेटली सोसाइटी आपके उस थॉट को कंस्ट्रेन करेगी। तो सोसाइटी में इस वजह से कंस्ट्रेंट्स ज़रूरी हैं कि हमारी डिबेट, डेलिब्रेशन जो है वो वायलेंस की शेप ना ले ले। हम इसका भी ध्यान रखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कन्फर्मिज्म ना आ जाए कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये कहे हम जो भी कहें वही सच है, और जो दूसरे जो भी कहें वो झूठ है। तो इससे बचने के लिए भी हम सोसाइटी में कंस्ट्रेंट्स लाते हैं। हम इक्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं अलग अलग थॉट्स में, और जो थॉट रैशनली ज़्यादा सुपीरियर लगता है हम उसी को मानते हैं। और दूसरा थॉट ये नहीं कर सकता कि मेरी नहीं मानेगी, अब मैं वायलेंस पे उतर आऊँगा। उस थॉट को कंस्ट्रेन कर दिया जाएगा अगर दूसरा थॉट जो है उसे सुपीरियर प्रूव हो गया रीजन के थ्रू। अब हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे एक इंडिविजुअल की लाइफ पे कंस्ट्रेंट्स लगते हैं। लॉज तो हम सब जानते ही हैं कि लॉज जो है वो इंडिविजुअल की लाइफ में कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं कुछ। बाकी और भी इनफॉर्मल तरीके हैं, जैसे सोशल सैंक्शन। आप कास्ट सिस्टम को ले लीजिए। कास्ट सिस्टम जो है वो इनफॉर्मली एक किसी इंडिविजुअल की लाइफ में कंस्ट्रेंट लगा देता है कि आप लोअर कास्ट के हैं, आप ये नहीं कर सकते। तो अलग अलग तरीके से एक इंडिविजुअल की लाइफ में कंस्ट्रेंट लगते हैं। अब हमें एज ए सोसाइटी इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो इंडिविजुअल की लाइफ में हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं वो रीज़न बेस्ड हो, वो उसका जो फाउंडेशन है वो ऐसा इर्रेशनल नहीं होनी चाहिए। जो कंस्ट्रेंट उस पर लग रहा है वो डेलिब्रेशन के थ्रू आया हुआ हो, वो एक्सपीरियंस के थ्रू आया हो, और तभी जाके उस इंडिविजुअल की लाइफ पे वो कंस्ट्रेंट लगाया जाए। अब जो अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने पढ़ना है वो है द हार्म प्रिंसिपल, जिसको प्रपाउंड किया है जे.एस. मिल ने। तो द हार्म प्रिंसिपल में जे.एस. मिल बात करते हैं एक्शंस, किसी भी इंडिविजुअल के एक्शंस के बारे में। जे.एस. मिल एक्शन को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। जे.एस. मिल कहते हैं कुछ एक्शंस होते हैं सेल्फ रिगार्डिंग और कुछ एक्शंस होते हैं अदर्स रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने घर में बैठ के शराब पी रहा हूँ तो उससे दूसरे की लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ मुझे अफेक्ट कर रही है। तो जे.एस. मिल ने इन एक्शंस को कहा है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस। और जे.एस. मिल ये कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में सोसाइटी इंटरफेयर नहीं कर सकती अगर उसका एक्शन जो है वो सेल्फ रिगार्डिंग है, यानी कि वो दूसरे की लाइफ में कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है। और सोसाइटी जो है दूसरे इंडिविजुअल की लाइफ में तभी इंटरफेयर कर सकती है जब उसका जो एक्शन है वो अदर्स रिगार्डिंग है, यानी उसके एक्शन से दूसरों को भी नुकसान पहुंच रहा है। अब अदर्स रिगार्डिंग एक्शंस के बारे में भी जे.एस. मिल ये कहते हैं कि अदर्स रिगार्डिंग एक्शंस में भी स्टेट तभी इंटरफेयर करे, लीगल सिस्टम तभी इंटरफेयर करे जब वो एक्शन बहुत सीरियस हो। अगर कोई छोटा मोटा एक्शन है जिसको जे.एस. मिल इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई इंडिविजुअल अपने घर में ऊंचे ऊंचे सॉन्ग प्ले करता है, तो इस केस में सोसाइटी जो है या उनके नेबर्स जो हैं वो उस इंडिविजुअल पे सोशल सैंक्शन लगा दे। वो ये कहें कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन उस केस में, इस छोटे से केस में, वो ऐसा ना करें कि डायरेक्टली पुलिस को बुला लें या डायरेक्टली स्टेट की इंटरफेरेंस करवाएं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि उसके बाद कोई भी इंडिविजुअल कोई छोटा सा काम करने से भी सोसाइटी में डरेगा। तो जे.एस. मिल ये कहते हैं कि छोटे छोटे एक्शंस के लिए जो अदर्स रिगार्डिंग है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सोसाइटी और अलग तरीकों का इस्तेमाल करे। स्टेट और उसका लीगल सिस्टम तभी इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेयर करे जब जो हार्म वो कर रहा है दूसरों की लाइफ में वो बहुत सीरियस होना चाहिए। अगर आप छोटे से छोटे केस के लिए हर चीज में स्टेट को इंटरफेयर करवाएंगे, पुलिस को इंटरफेयर करवाएंगे, तो ये खाली उस इंडिविजुअल की लाइफ पे इफेक्ट नहीं डालेगा, ये फ्रीडम पे ओवरऑल इफेक्ट डाल देगा। फिर हर एक इंडिविजुअल जो है वो डर जाएगा इस बात से कि अगर मैं कोई भी एक्शन करता हूं और स्टेट उसमें इंटरफेयर कर देगी तो उससे मुझे नुकसान होगा। तो स्टेट को सोसाइटी को कहीं ना कहीं टॉलरेबल होना पड़ेगा कि स्टेट उसी केस में इंटरफेयर करे किसी इंडिविजुअल की लाइफ में, उस पर तभी उसको परसिक्यूट तभी करे जब इंडिविजुअल ने जो है वो बहुत एक्सेसिव हार्म कर दिया हो किसी पे।
मान लीजिए अगर स्टेट को इंटरफेयर करवाया भी जा रहा है तो स्टेट इनिशियली कुछ वार्निंग्स दे, सीधा एक्शन ना ले। और अगर स्टेट एक्शन ले भी रही है तो शुरू में ज्यादा फोर्सफुली एक्शन ना ले, अदरवाइज फ्रीडम एज ए आइडिया ओवरऑल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसी कंसेप्ट को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का नाम दिया है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल के फ्रीडम्स को तभी कर्टेल किया जा सकता है जब जिन कंस्ट्रेंट्स के थ्रू उसके फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा है वो रीजनेबल होने चाहिए, वो इन प्रोपोर्शन टू द क्राइम होने चाहिए जो उसने किया है। सोसाइटी ये ना करे कि अगर किसी ने एक छोटा सा क्राइम किया है तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पर्सिक्यूट कर दे, उसको बहुत बड़ी सज़ा दे दे। तो सज़ा उतनी ही देनी है और कोशिश ये करनी है कि हम सोसाइटी में ऐसी कंडीशंस क्रिएट करें कि क्राइम हो ही ना। और सोसाइटी में जब क्राइम हो तो सोसाइटी उसको एज अपना फेलियर ले, सारा का सारा इल्ज़ाम उस इंडिविजुअल पे ना थोप दे। तो जितना क्राइम उस इंडिविजुअल ने किया है उसके उसी प्रोपोर्शन में उसको सजा देनी है और कोई एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश नहीं करनी है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये भी कहती है कि हमने इंडिविजुअल के उस एक्शन को रोकना है जो हार्म पहुंचा सकता है। हमने ओवरऑल इंडिविजुअल को फ्रेम नहीं कर देना है कि ये एक तरह का इंसान है। जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल जो है उसने एक छोटा सा क्राइम कर दिया, आप उसको कल बार बार इस बेसिस पे पर्सिक्यूट या बार बार उसको नीचा नहीं दिखा सकते, या बार बार उसको पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते, बार बार उसको शक की निगाह से नहीं देख सकते कि जस्ट बिकॉज ये वही इंसान है जिसने वो किया था। तो आप एक्शन को रोकेंगे, एक्शन के बेस पे इंडिविजुअल की लाइफ में जो बाकी उसके सारे वेज ऑफ लाइफ हैं, जो उसके बाकी सारे फ्रीडम्स वो एंजॉय कर रहा है, उसको कर्टेल नहीं करेंगे। अब समझने की बात यह है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कब और किस तरह से कर्टेल किया जा सकता है। अब मान लीजिए एक इंडिविजुअल ने कोई बुक प्रिंट की, अपना थॉट एक बुक की शेप में सोसाइटी तक पहुंचाया, या एक इंडिविजुअल ने एक गाना गाया या एक मूवी बनाई, तो आपको वो थॉट जो है वो पसंद नहीं आया, आपकी नॉलेज के खिलाफ है, तो क्या आप स्टेट से कह के या स्टेट खुद उस थॉट को बैन कर सकती है पब्लिश होने से, या मूवी की शेप में थिएटर में लगने से क्या स्टेट रोक सकती है? तो समझने की बात यह है कि लिबरल सोसाइटीज़ में, आज की सोसाइटी में, आपको मजबूर नहीं किया जाता है कोई किताब पढ़ने पे या कोई मूवी देखने पे। तो आप तभी कहेंगे कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल हो रहा है या आपके फ्रीडम्स कर्टेल हो रहे हैं जब आपको मजबूर किया जा रहा है किसी चीज़ को देखने पे। और जब आपको मजबूर किया जाता है किसी चीज़ को देखने पे, तभी आप उस थॉट के खिलाफ या उस किताब के खिलाफ या उस मूवी के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। जब तक आपको मजबूर नहीं किया जा रहा है तब तक आपके फ्रीडम्स जो हैं वो कर्टेल नहीं हो रहे हैं। तो उस केस में आप फोर्सफुली किसी किताब को छपने से या किसी मूवी के थिएटर में लगने से उसको रोक नहीं सकते। अब हम इसको इस तरह से देखते हैं कि आज से कुछ साल पहले साउथ अफ्रीका में एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम था जिसको हम अपार्थाइड कहते थे। साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स को उनकी मर्जी की औरत से शादी नहीं करने दी जाती थी, वो अपनी मर्जी से घूम नहीं सकते थे। तो इस केस में स्टेट कोर्स कर रही थी, जबरदस्ती लोगों को एक तरह से कोशिश कर रही थी कि लोग एक तरह से जिएं। तो इस केस में लोगों का फ्रीडम जो था वो ओपनली वायलेट हो रहा था। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई नेल्सन मंडेला ने, जिनको 28 साल के लिए जेल में भी रखा गया और फाइनली अपार्थाइड जो है वो साउथ अफ्रीका में ख़त्म हो गया। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि किस केस में डेफिनेटली हमारा फ्रीडम्स जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ये वो केसेस हैं जिनसे हमें सीख मिलती है कि स्टेट जो है वो किस तरह से कभी कभी एक सेक्शन के फ्रीडम्स को दबाने की कोशिश करती है और कर सकती है। और हमें ध्यान रखना है कि स्टेट जो है वो इतनी पावरफुल ना हो जाए किसी भी सोसाइटी में कि वो इंडिविजुअल्स के रैशनल रीजनेबल फ्रीडम्स को भी कर्टेल करना शुरू कर दे।